Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about the Sale of Goods Act 1930. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंडीशंस एंड वारंटीज की। कंडीशन एंड वारंटीज सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इन्हीं दो टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। Now let's start talking about conditions and warranties. A contract of sale of goods may have number of terms or stipulations regarding quality, price, mode of payment, delivery of goods and its time and place, etc. Sale of goods contract के अंदर बहुत सारी terms हो सकती हैं in relation to quality, price, mode of payment, delivery of goods, its time and place, etc. इन टर्म्स को हम नाम देते हैं स्टिपुलेशन। प्राइस कब पे किया जाएगा, क्वालिटी कौन सी होगी, पेमेंट कैसे की जाएगी, डिलीवरी कब होगी, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स को फिक्स कर देते हैं और इन टर्म्स को हम नाम देते हैं स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशन रेफर्स टू असर्शंस मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन और बार्गेन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। बायर और सेलर जब आपस में सौदेबाजी कर रहे होते हैं या गुड्स की सेल परचेज के लिए नेगोशिएशन कर रहे होते हैं तो वो कुछ टर्म्स को एक दूसरे को एक्सप्लेन कर देते हैं। इन टर्म्स को हम नाम देते हैं स्टिपुलेशंस। ऑल स्टिपुलेशंस, ऑल टर्म्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। सम स्टिपुलेशंस आर मेजर टर्म्स। कुछ चीज़ें मेजर टर्म्स हैं इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। Major terms mean that these terms go into the very root of the contract. अगर ये terms टूट जाएं तो contract को avoid किया जा सकता है। Their breach may frustrate the very purpose of the contract. ये terms इतनी ज़्यादा important हैं कि अगर ये terms fulfill ना हो तो contract को cancel किया जा सकता है। इससे हमारे contract का main purpose fulfill नहीं होगा। Other stipulations are minor terms. कुछ इसके अंदर माइनर टर्म्स भी हैं एज दे आर नॉट सो वाइटल, जैसा कि कुछ टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती एंड देयर ब्रीच मे नॉट बी कंसिडर एज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज सच। अगर ये टर्म्स फुलफिल नहीं होती तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर वो फुलफिल नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। कुछ माइनर टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर वो फुलफिल नहीं होती तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते। द मेजर टर्म्स द ब्रीच ऑफ विच में गो इनटू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज कंडीशंस। वो सारी मेजर टर्म्स जो कि फुलफिल ना की जाएं तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, हम उन मेजर टर्म्स को नाम देते हैं कंडीशंस। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स रखी गई हैं जो कि फुलफिल करनी बहुत ज़रूरी हैं। इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का होना या ना होना निर्भर करेगा। अगर ये टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस करती हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली देयर आर सर्टेन माइनर टर्म्स विच मे नॉट फ्रस्ट्रेट द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नोन एज वारंटीज। कुछ टर्म्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखी गई हैं लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, अगर वो चीज़ें फुलफिल नहीं भी होती तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करते। ऐसी टर्म्स को हम नाम देते हैं वारंटीज़। तो स्टूडेंट मैं दो लाइनों के अंदर इसको डिफाइन करता हूँ। वो सारी टर्म्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो कहलाती हैं कंडीशंस, और वो सारी टर्म्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो हैं लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ये मिस भी हो जाएंगी तो भी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं किया जाएगा। देन दोज टर्म्स आर टर्म्ड एज वारंटीज। नाउ कंडीशन इज गिवन टू अस इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन। कंडीशन एक टर्म है असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस टर्म के ऊपर निर्भर करता है।
इट मीन्स ये एक ऐसी टर्म है जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है. द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड. रेपुडिएटेड मीन्स कैंसल. अगर ये टर्म फुलफिल नहीं की जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें अधिकार मिल जाएगा कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें. सो कंडीशन एक ऐसी टर्म है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का एक मेन पर्पस है और जो कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर ये टर्म फुलफिल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस ही डिफीट हो गया. उस केस के अंदर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, रेपुडिएट कैंसिल कर सकते हैं. Let's take up one example. We have with us Mr. Horse Dealer. He's a seller. We have one lady with us, Miss Buyer. She says, I want to buy a horse which can run at the speed of 40 kilometers per hour. मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके. हॉर्स डीलर जवाब देता है, यू कम टू माई स्टेबल. मेरे स्टेबल पे आ जाओ, वहां पर मेरे पास बहुत सारे हॉर्सेस हैं. यहां पर इस लेडी ने एक टर्म रख दी कि मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके. हॉर्स डीलर के स्टेबल पर बहुत सारे हॉर्सेस हैं. हॉर्स डीलर कहता है, दिस हॉर्स कैन रन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर एंड इट इज़ फॉर ₹50,000. ये घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और इसकी कीमत 50,000 है. मिस बायर शी सेज, आई एम विलिंग टू बाय एंड पे फॉर इट. मैं इस घोड़े को खरीदना चाहती हूँ और मैं 50,000 की पेमेंट कर दूंगी. मिस बी परचेज दिस हॉर्स एंड शी पेड ₹50,000. 50,000 रुपये की पेमेंट कर दी और घोड़े को परचेज कर लिया. नेक्स्ट डे शी सेटल्स ऑन दी हॉर्स फॉर ए राइड. ये राइड लेके देखना चाहती है कि ये कैसे दौड़ता है. हॉर्स को ये फुल स्पीड तक लेके जाती है एंड शी फाइंड्स दैट हॉर्स कैन रन ओनली अप टू 35 किलोमीटर्स पर आवर. 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा ये घोड़ा नहीं दौड़ सकता. शी स्लोज डाउन एंड शी कम्स बैक. ये हमारा पहला केस है. इस केस के अंदर कैन शी कैंसल हर कॉन्ट्रैक्ट विद द हॉर्स डीलर. क्या ये हॉर्स डीलर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है? आंसर इज यस. क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक टर्म रखी गई थी, एक घोड़ा ऐसा चाहिए जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सके. लेकिन ये घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं भाग सकता. इट मीन्स ये जो स्टिपुलेशन रखी गई थी, ये जो हमने कंडीशन रखी थी, ये फुलफिल नहीं हुई. जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, देन शी गेट्स द राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट. वारंटी. आई मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट. सेक्शन 12 सबसेक्शन 3. वारंटी इज ए स्टिपुलेशन. वारंटी एक टर्म है. कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कोलेट्रल मीन्स साइड बाय साइड टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस कुछ अलग है, ये टर्म उसके साथ साथ जुड़ गई है. द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ए क्लेम फॉर डैमेजेस. अगर ये टर्म पूरी ना हुई, फुलफिल ना हुई, तो यहाँ पर हम डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन को क्लेम कर सकते हैं. बट नॉट ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड. हम इस केस के अंदर गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते. सो वारंटी एक ऐसी टर्म है साइड बाय साइड टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस कुछ अलग है, ये उसके साथ एक टर्म जुड़ गई है. मेन पर्पस तो फुलफिल हो रहा है लेकिन ये वाली टर्म फुलफिल नहीं हो रही. अगर ये टर्म फुलफिल नहीं होती तो उस केस के अंदर हमें डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार मिल जाएगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार नहीं मिलेगा. लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल. ये सेकेंड एग्जाम्पल है. यहां पर मैं थोड़ा सा पहले वाले एग्जाम्पल को चेंज करूंगा. सेम हॉर्स डीलर हमारे पास है एंड सेम मिस बायर. दिस टाइम दिस बायर सेज, आई वॉन्ट टू बाय ए गुड हॉर्स. मैं एक अच्छा घोड़ा परचेज करना चाहती हूँ. हॉर्स डीलर कहता है कि आप मेरे स्टेबल पे आ जाइए, मेरे पास वहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस
हैं। यहां पर मिस बायर ने एक टर्म रखी है कि मुझे एक गुड हॉर्स चाहिए, एक अच्छा घोड़ा चाहिए। स्टेबल के अंदर बहुत सारे हॉर्सेस हैं। मिस बी एक पर्टिकुलर हॉर्स के बारे में पूछती है। हॉर्स डीलर कहता है दिस हॉर्स कैन रन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, इट इज़ फॉर ₹50,000। लेडी ने तो, मिस बायर ने तो ये कहा था कि मुझे एक अच्छा घोड़ा चाहिए, तो मेन पर्पस तो यहाँ पर गुड हॉर्स है, लेकिन साथ में एक टर्म और जुड़ गई, हॉर्स कैन रन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, इट इज़ फॉर ₹50,000। मिस बायर कहती है आई एम विलिंग टू बाय एंड पे फॉर इट। मिस बायर ने इस घोड़े की पेमेंट कर दी और इस घोड़े को परचेस कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक टर्म और अटैच कर दी थी सेलर ने कि ये घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। नेक्स्ट डे मिस बायर शी सेटल्स ऑन द हॉर्स फॉर ए राइड। ये हॉर्स को राइड पे ले जाती है एंड शी फाइंड्स दैट द हॉर्स कैन रन ओनली अप टू 35 किलोमीटर्स पर आवर। शी स्लोज डाउन, शी कम्स बैक। कैन शी कैंसल हर कॉन्ट्रैक्ट विद द हॉर्स डीलर? क्या ये अपना कॉन्ट्रैक्ट हॉर्स डीलर के साथ कैंसिल कर सकती है? आंसर इज नो। इस केस के अंदर मेन पर्पस था गुड हॉर्स। जो घोड़ा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है वो भी एक अच्छा हॉर्स है, लेकिन एक टर्म जो कि सेलर ने जोड़ दी थी कि हॉर्स 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, वो फुलफिल नहीं हुई। इस केस के अंदर शी कैन नॉट कैंसल हर कॉन्ट्रैक्ट विद द हॉर्स डीलर, इट इज़ ए केस ऑफ वारंटी। मेन पर्पस तो फुलफिल हो गया, लेकिन मेन पर्पस के साथ जुड़ी हुई एक टर्म फुलफिल नहीं हुई। मेन पर्पस वाज गुड हॉर्स, हॉर्स तो अच्छा है, बट मेन पर्पस के साथ कोलेटरल साइड बाय साइड टू द मेन पर्पस एक टर्म जोड़ दी गई थी कि ये घोड़ा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा। ये टर्म फुलफिल नहीं हुई। नाउ शी कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, शी कैन ओनली क्लेम कंपनसेशन फॉर नॉट फुलफिलिंग द वारंटी। ये उस केस के अंदर कुछ डैमेजेस, कुछ कंपनसेशन मिस्टर हॉर्स डीलर से रिकवर कर सकती है, पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट, हमने इस चीज को इस तरह से कहा, कंडीशन इज ए टर्म स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन एक ऐसी टर्म है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, निर्भर करता है। असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये टर्म नहीं होगी, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड, अगर ये टर्म नहीं होगी तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ। जब हम वारंटी की बात करते हैं तो वारंटी इज ए स्टिपुलेशन, वारंटी एक ऐसी टर्म है कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर मेन पर्पस तो अलग था, लेकिन ये मेन पर्पस के साथ साथ ये एक टर्म जुड़ गई, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ए क्लेम फॉर डैमेजेस। अगर ये मेन पर्पस तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन साइड बाय साइड वाली टर्म फुलफिल नहीं हो रही, तो इस केस के अंदर बायर कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। बायर कंपनसेशन को रिकवर कर सकता है, बट नॉट ए राइट टू रिजेक्ट गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसल्ड। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। सो फर्स्ट केस के अंदर मिस बायर घोड़े को वापस कर सकती है और अपने पैसे वापस ले सकती है। सेकंड केस के अंदर मिस बायर उस हॉर्स को वापस नहीं रिटर्न कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। मिस बायर सिर्फ सेलर से, हॉर्स डीलर से कुछ कंपनसेशन रिकवर कर सकती है कि जो उसने कहा था 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा, वो फुलफिल नहीं हुआ, तो उसके लिए वो कंपनसेशन दे। सेलर ने कुछ गलत टर्म अटैच कर दी थी, जिसके कारण अब वो कंपनसेशन बायर को पे करे, लेकिन बायर को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं है और उस घोड़े को रिजेक्ट करने का भी कोई राइट नहीं है। Now look at the distinction between condition and a warranty.
रिलेशन टू मेन पर्पस, कंडीशन इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन एक ऐसी टर्म है जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस डिपेंडेंट है। वारंटी इज ओनली कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी एक ऐसी टर्म है जो मेन पर्पस के साथ साथ जुड़ी हुई है। इस केस के अंदर मेन पर्पस डिफरेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक और टर्म जुड़ गई। राइट टू द एग्रीव्ड पार्टी, यहां पर एग्रीव्ड पार्टी जहां पर उसका मेन पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ, एग्रीव्ड पार्टी, दुखी पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। लेकिन वारंटी के केस के अंदर मेन पर्पस फुलफिल हो रहा है, लेकिन साथ में कोलेटरल साइड बाय साइड टर्म फुलफिल नहीं हो रही, तो यहां पर एग्रीव्ड पार्टी, दुखी पार्टी, जिस पार्टी को नुकसान पहुंचाए, दैट पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। द थर्ड डिस्टिंक्शन इज ट्रीटमेंट ऑफ ब्रीच। A breach of condition may be treated as breach of warranty, but a breach of warranty cannot be treated as breach of condition. Students, इन दोनों लाइनों का हम मीनिंग बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। ब्रीच ऑफ कंडीशन एक बड़ा अधिकार है जिसके अंदर गुड्स को रिटर्न किया जा सकता है, पैसे वापस लिए जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। एक वो व्यक्ति जिसके पास बड़ा अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, वो अपने बड़े अधिकार को त्याग रहा है और उसकी जगह वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ तुम कंपनसेशन दे दो, मुझे मंजूर है। तो कई बार हम देखते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को एक बायर ब्रीच ऑफ वारंटी के अंदर भी मानने के लिए तैयार हो जाता है। अपने बड़े अधिकार को त्याग करके वो एक छोटे अधिकार को लेने के लिए रेडी हो जाता है। ए ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन। ब्रीच ऑफ वारंटी के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ डैमेजेस लेने का अधिकार है। जहाँ पर डैमेजेस लेने का अधिकार है तो वहाँ पर हम नाम देते हैं कि ब्रीच ऑफ वारंटी एक छोटा अधिकार है। हम इस छोटे अधिकार का त्याग करके बड़े अधिकार की डिमांड नहीं कर सकते। ब्रीच ऑफ कंडीशन जहाँ पर बड़ा राइट है, उस राइट का त्याग करके हम छोटा अधिकार तो प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज ब्रीच ऑफ वारंटी के केस के अंदर डैमेजेस को क्लेम करना। लेकिन जहाँ पर हमें मिला ही छोटा राइट है, सिर्फ हम डैमेजेस, सिर्फ हम कंपनसेशन ही ले सकते हैं, हम उस अधिकार को बड़े अधिकार के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तभी हमने कह दिया ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ए ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज breach of condition. Section 13 deals with when condition to be treated as warranty. Breach of condition हुआ है, हम उसको मानेंगे breach of warranty. It means कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार था, लेकिन अब हमें सिर्फ कंपनसेशन या डैमेजेस को रिकवर करने का ही अधिकार मिलेगा। इस केस के अंदर मैं इस बात को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दूंगा। द फर्स्ट पॉइंट इज वायलेंटरी वेवर ऑफ कंडीशन बाय द बायर। बायर ने अपनी मर्जी से अपने बड़े अधिकार की जगह छोटे अधिकार को ले लिया। कंडीशन ब्रीच हुई, लेकिन बायर कहता है कि कोई बात नहीं, वारंटी ब्रीच मैं मान लूँगा। बायर जब अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के अधिकार को अपनी मर्जी से छोड़ देता है, उस केस के अंदर वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। उसे फिर सिर्फ डैमेजेस रिकवर करने का अधिकार ही मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर अब कंडीशन वाली बात खत्म हो गई और अब वारंटी वाली बात ही रह गई। सेकंड पॉइंट, बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। मैं इस पॉइंट को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। बायर ने सारी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। जब बायर ने सारी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, यानी कंडीशन वाली बात यहाँ पर खत्म होगी। नाउ ही कैन नॉट कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसने अपनी सहमति दे दी है गुड्स के लिए। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर बायर को एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स बाय दी बायर। बायर को कुछ गुड्स ही अभी मिली हैं, सारी गुड्स नहीं मिली हैं। उसने अपनी पार्ट ऑफ गुड्स के लिए ही सहमति दी है। इस बात को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देंगे। क्या ये गुड्स सेपरेट की जा सकती हैं? क्या ये गुड्स सेपरेट नहीं की जा सकती? अगर तो गुड्स सेपरेट की जा सकती हैं तो जिन गुड्स के लिए एक्सेप्टेंस हो चुकी है उसके लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन जिन गुड्स के लिए उसकी अभी एक्सेप्टेंस नहीं आई, उन गुड्स के लिए वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल
कर सकता है। अगर गुड्स सेपरेबल नहीं हैं तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर गुड्स सेपरेबल हैं तो जो गुड्स बायर के पास आ चुकी हैं, बायर उनको तो एक्सेप्ट कर लेगा, उनके ऊपर तो उसे वारंटी मिलेगी, लेकिन जिन गुड्स को उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया उनको वो रिजेक्ट कर सकता है। ही कैन कैंसल द रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर बायर ने पार्ट ऑफ द गुड्स को एक्सेप्ट किया है और ये गुड्स बाकी गुड्स से अलग की जा सकती हैं, तो ये अपने फर्दर पार्ट के लिए, रिमेनिंग पार्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर गुड्स सेपरेट नहीं की जा सकती, उस केस के अंदर इसने अपनी पार्ट के लिए एक्सेप्टेंस दे ही दी, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगा। वॉलंटरी वेवर ऑफ कंडीशन बाय वायर। फर्स्ट पॉइंट को अब मैं यहां पर टेक अप कर रहा हूं। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कंडीशन को फुलफिल करना था। द बायर में वेव द कंडीशन। बायर ने उस कंडीशन को त्याग दिया। जैसे ही उसने कंडीशन को त्याग दिया, उस केस के अंदर वो अब इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। ही इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया, यानी कि उसने अपनी कंडीशन का त्याग कर दिया। नाउ ही कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। इफ द बायर वंस डिसाइड टू वेव द कंडीशन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इंसिस्ट ऑन इट्स फुलफिलमेंट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए दोबारा सेलर को कंपेल नहीं कर सकता। मैं आपके सामने इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। मिस्टर एस, एक सेलर, एग्रीड विद बी, ए बायर, टू डिलीवर 1000 kg of premium quality rice at the rate of ₹100 per kg। सेलर ने बायर के साथ एग्री किया कि वो 1000 kg राइस प्रीमियम क्वालिटी का सप्लाई करेगा 100 रुपीज़ के ऊपर पर केजी के हिसाब से। बट ही एक्चुअली सप्लाइड 1000 kg of rice of inferior quality which was selling in the market at ₹80 per kg। 100 रुपीज़ का राइस प्रीमियम क्वालिटी राइस सप्लाई करना था, लेकिन उसने कुछ इंफीरियर क्वालिटी का राइस सप्लाई किया एट द रेट ऑफ ₹80 पर केजी। मिस्टर बी, बायर हैज 2 ऑप्शंस। ही मे रिजेक्ट इट एंड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। वो इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे और कह दे कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे गुड्स नहीं लेनी। ही मे एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर ले एंड टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कंडीशन टूटी थी, लेकिन वो मान ले कि वारंटी टूटी है और सिर्फ कंपनसेशन के लिए कह दे। इफ ही एक्सरसाइजेज द सेकंड ऑप्शन, अगर उसने सेकंड ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, ही इज एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड मीन्स अधिकार होना। ही हैज़ द राइट टू क्लेम डैमेजेस एट ₹20 पर केजी ऑफ राइस। अब वो ये कह सकता है कि पर केजी ₹20 तुम मुझसे कम चार्ज करोगे। सेकंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर। वैसे तो हम डिटेल के अंदर, चार्ट के अंदर इस बात को कर चुके हैं, लेकिन मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर पॉइंट को फिर से एक बारी टेकअप कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर, वेयर बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स एंड आफ्टर दैट ही कम्स टू नो दैट देयर इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि कंडीशन ब्रीच हुई है। जब गुड्स को एक्सेप्ट कर ही लिया है, नाउ ही कैन नॉट रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, बट ही कैन ओनली मेंटेन एन एक्शन फॉर डैमेजेस। अब वो सेलर के खिलाफ सिर्फ एक्शन ले सकता है कंपनसेशन को रिकवर करने का, डैमेजेस को लेने का। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द बायर टू ट्रीट इट एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन। एक बारी गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, अब बायर की इच्छा के ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता कि वो इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन फिर से मान ले। In this case, the law compulsorily treats a breach of condition as breach of warranty. इसके अंदर 2 circumstances हो सकते हैं। Acceptance of only part of the goods. If the buyer has accepted only part of the goods and if the contract is inseparable, he will have to treat the breach of condition as a breach of warranty. अगर बायर ने कुछ गुड्स को ही एक्सेप्ट किया है, लेकिन कुछ गुड्स बाकी की गुड्स से सेपरेट नहीं की जा सकती, उस केस के अंदर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी के अंदर ही ले लिया जाएगा। एंड ही हैज़ टू एक्सेप्ट द रिमेनिंग पार्ट आल्सो।
लेकिन जहां पर वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज सेपरेबल, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जा सकता है, बायर ने गुड्स की एक्सेप्टेंस दे दी लेकिन पार्ट ऑफ गुड्स ही उसे मिले हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन का फेलियर है। उस केस के अंदर जो गुड्स एक्सेप्ट कर ली हैं उनके ऊपर तो वारंटी एप्लीकेबल हो जाएगी, लेकिन जो गुड्स अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किए, ही कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट विद रिगार्ड टू रिमेनिंग गुड्स इफ ही हैज एक्सेप्टेड ओनली पार्ट देयर ऑफ। अगर कुछ पार्ट को ही एक्सेप्ट किया है और ये पार्ट दूसरे पार्ट से सेपरेट है, तो इस केस के अंदर जो पार्ट एक्सेप्ट कर लिया गया उसके ऊपर तो वारंटी मिलेगी, लेकिन जो पार्ट अभी एक्सेप्ट उसने नहीं किया उस केस के ऊपर वो कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, यानी कि उस पार्ट को जो उसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, जो उसके पास अभी नहीं आया, वो उसको कैंसिल कर सकता है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि ये कंडीशन और वारंटी दोनों टर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कंडीशन एक ऐसी टर्म है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस जुड़ा हुआ है। अगर ये मेन पर्पस फुलफिल ना हुआ तो बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, वारंटी एक ऐसी टर्म है जो कि मेन पर्पस के साथ साथ जुड़ी हुई है। मेन पर्पस अलग है लेकिन ये उसके साथ साथ जुड़ी हुई है। मेन पर्पस तो फुलफिल हो गया, लेकिन ये टर्म जो कोलेटरल थी, साइड बाय साइड जुड़ी हुई थी, ये फुलफिल नहीं हुई। उस केस के अंदर बायर कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, ही कैन नॉट कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट। दो हालात के अंदर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी के बराबर माना जाएगा। पहली बात, वॉलंटरी वेवर, जहां पर बायर ने अपनी इच्छा के अनुसार ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया है। सेकेंड पॉइंट, जहां पर बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है और गुड्स को एक्सेप्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है, उस केस के अंदर लॉ सेज अब ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी मानी जाएगी। स्टूडेंट, हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि हॉर्स के एग्जाम्पल से आपको दोनों टर्म कंडीशन और वारंटी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।